क्या भाई आवाज आ रही है हमारी? अच्छा अभी तो नहीं आ रही होगी। नमस्कार, कैसा है हाल चाल आप सभी का? कल की क्लास तो हिस्ट्री की काफी तेज काफी क्विक हुई थी, लेकिन आज की क्लास रिलैक्स युक्त क्लास है। थोड़ा आराम से भी हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। हम्म तो पहले तो ये बताओ मुझे कि आप लोग तक मेरी आवाज क्लियर जा रही है। पहले तो ये बताइए कि सर आवाज क्लियर जा रही है। लल्ला सब लोग बताओ भाई, सबके पास आवाज क्लियर जा रही है? हाँ। अब अगर हम लोग बात कर लें पॉलिटी की तो आपके कमेंट ओपन है। सच सच बताओ, तुम्हारे मान लो पॉलिटी का 100% पेपर आ रहा है, 1 मिनट के लिए मान लो, तो प्रीवियस ईयर के आधार पे अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद के क्वेश्चन कंफर्म है। अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद, अगर किसी लड़के लड़की का कॉन्स्टिट्यूशन का 30 से 40 अनुच्छेद रटा हुआ है तो ये मान रहा हो ना कि पॉलिटी के 3 में से 2 क्वेश्चन वो करके आ जाएगा, और वो एक आध क्वेश्चन कोई पंचायती राज से या राष्ट्रपति से या संसद से। लेकिन इनका भी प्रमुख रूप से अनुच्छेद पूछता है। पहले बताइए, सच है ना कि सर अनुच्छेद अगर तैयार है तो सब तैयार है? पॉलिटी में एमटीएस के लेवल पे बात कर रहा हूं, एक आध दो क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद और जनगणना वो स्टैटिक जीके में पढ़ा दूंगा, जनगणना के लिए टेंशन मत लो। तो आज मैंने आपके लिए सारे प्रमुख अनुच्छेद यहां पे लाके पटक दिए हैं। सारे प्रमुख अनुच्छेद ये देखो, आज का जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सबसे पहले यहीं से शुरुआत, ठीक है ना। एक बात आपको और मैं कहना चाहूंगा, हर अनुच्छेद मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, लेकिन मतलब आपको बताते हुए चलूंगा, लेकिन शाम को 7 बजे एसएससी अड्डा पे आके प्रैक्टिस कर लेना। यहां पे मैं थियरी टाइप में चलूंगा, मतलब आपको समझा दूंगा कि किस आर्टिकल में क्या है कैसा है, ठीक है ना। और जब शाम को 7 बजेगा यार, तो तुम लोग को मैं जितना पढ़ाया रहूंगा वहां प्रैक्टिस करवाऊंगा। पेड वालों को मैं थियरी और कॉन्सेप्ट की यहां पे बात करूंगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस हो जाए तो क्या जा रहा है, तो वो मैं शाम को, ठीक है ना। तो बस, अरे यार निधि भैया टेंशन मत लो, ठीक है ना। शुरू करें बिना समय गंवाए, बिना समय गंवाए चलो। पहला, सबसे पहले तो तुम लोग आर्टिकल 1 याद रखना कि सर आर्टिकल 1 में इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। सबसे पहले तो यही बात दी होगी, और जो इंडिया होगा उसमें, अच्छा देखो यहां पे समझना, आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना है, लेकिन अगर बोले राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों के नामों में परिवर्तन, राज्यों के बॉर्डर में परिवर्तन, तो वो अनुच्छेद 3 में पड़ता है। 2 और 3 में हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है ना, हल्का सा डिफरेंस है। इसमें नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है, जबकि देखो 3 में नए राज्यों का गठन, किसको किसको, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं और नामों में परिवर्तन। क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि कई नाम बदल गए, तो नाम बदल गए तो किस समय, ऐसे अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला था। जो हमारे संविधान का भाग 3 है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, उसको ना कुछ ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप में छोटे 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 छोटे। वो आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कहां से कहां तक स्वतंत्रता का अधिकार है, कहां से कहां तक समानता का अधिकार है। याद रखना, ये जो है आपके 14 से 18 तक समानता का अधिकार, ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 ना, ये वाला जब भी सेक्शन पूछा है तो ऐसे ग्रुप में ही पूछा है, इसको एक बार दोहरा के जाना। और आपका एग्जाम जब एमटीएस का हो ना या एनटीपीसी, आंख बंद करके इस क्लास को एक बार देख लेना, ठीक है ना, आंख बंद करके मतलब ऐसे हेडफोन लगा के सुन लेना। उसके बाद जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है आर्टिकल 14। सर आर्टिकल 14 है कानून के समक्ष समानता, कि गरीब हो अमीर हो कोई भी हो कानून के समक्ष सब समान होंगे। भेदभाव, कि जाति धर्म लिंग इनके आधार पे भेदभाव नहीं,
कौन किस जाति का है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन किस धर्म का है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन महिला है कौन पुरुष है कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब आधार पे भेदभाव, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं। और जो मैं आर्टिकल कह रहा हूं आप वही। अच्छा एक बात और, यहां पे ना आर्टिकल 16 में आरक्षण के बारे में जिक्र है। तो अगर कभी पूछे कि आरक्षण, वैसे आर्टिकल 16 में अवसर की समानता है कि सभी को अवसर समान दिया जाएगा, अवसर सरकारी नौकरी में सभी को अवसर समान दिया जाएगा। लेकिन यही 16(1) है, 16(2) है, 16(3) है, 16(4), जब आप 16(4) में पहुंचते हो तब उसमें आरक्षण का जिक्र मिलता है। तो अगर अच्छा आर्टिकल 17 ऐसा लगता है जैसे एसएससी रेलवे का दामाद हो, छुआछूत का अंत। भैया ई दिग्गा ई मंदिर में नहीं जा सकते, ई मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारा में नहीं। तो आर्टिकल 17 ये दामाद है एसएससी रेलवे का, ये आता ही आता है। सही कह रहे हैं कि नहीं? मैं आपके कमेंट ऑफ कर दे रहा हूं ताकि आपके कमेंट सिर्फ मैं देख सकूं, एक दूसरे कमेंट आप नहीं, क्योंकि अगर आप जितना ध्यान से यहां पे रहोगे ना उतना फायदा मिलेगा। ठीक है ना? अच्छा सर, 17 के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है 18। आजादी के पहले और आजादी के बाद अब कोई विदेशी देश अगर हमारे देश के नागरिकों को कोई उपाधि देना चाहे तो दो मैटर को छोड़ दो, अपवाद, एक्सेप्शन। कौन कौन से? एक सैन्य संबंधी छोड़ दो और एक शिक्षा संबंधित। तो हर नागरिक को भारत सरकार से परमिशन लेके तब वो किसी से उपाधि ले सकते हैं। अच्छा सर, जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन वगैरह भी लगा हो तो भी निलंबित नहीं होते हैं। आर्टिकल 21 में बहुत मजेदार चीज है, जैसे एक बार सुन लोगे तो याद हो जाएगा। अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, प्रसूति सहायता, गर्भवती अवस्था में सरकारी सहायता पाने का अधिकार, इमरजेंसी एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट हो गया तो उस इमरजेंसी में सहायता पाने का अधिकार, निःशुल्क स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, निःशुल्क भोजन प्राप्त करने का अधिकार, सब का सब लल्ला किसमें है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। आर्टिकल 21A ये है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो ये दोनों मजेदार आर्टिकल हैं। पब्लिक प्लेस पे आप बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं पी सकते हो, वो आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21 में। ठीक है ना? कि नहीं पूछता है कि पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान निषेध, कई बार एमटीएस का ये क्वेश्चन है ये, बल्कि तुम्हें ये भी बता दे रहा हूं, एक भारत के बहुत बड़े व्यक्ति थे मुरली देवरा, इन्होंने भारत संघ, भारत सरकार के ऊपर मुकदमा किया था कि आप कहते हैं पब्लिक प्लेस पे हमें जीवन की स्वतंत्रता है, जब लोग बीड़ी सिगरेट गांजा पी पी के रोड पे फूकेंगे तो वो हमको सांस में लेना पड़ेगा, हम मर जाएंगे। तब भारत सरकार ने कहा सही कह रहे हैं मुरली देवरा, इस केस में इसका निर्णय हुआ था। ठीक है ना? ठीक है ना? कि मुरली देवरा बनाम भारत संघ। अगला इंपॉर्टेंट 23 और 24 दोनों को ऐसे याद रखना, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी, जबरन श्रम। ठीक है ना? इन सबको आप किसी को मतलब कि वो नहीं कर सकते हो, शोषण नहीं कर सकते हो। अगर कोई श्रम कर रहा है तो जब तक उसका मन है तभी तक कार्य करेगा। जबरदस्ती उससे, जैसे 8 घंटे उसकी नौकरी है तो 10 घंटे उससे जबरदस्ती नहीं करवा सकते हो। मानव का खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हो। दिलेर मेहंदी इसी केस में जेल में बंद है। कारखानों में, खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप रोजगार पे नहीं लगा सकते। ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला अनुच्छेद 30, वैसे अनुच्छेद 29 को भी, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दोनों अल्पसंख्यक वर्गों से ही रिलेटेड हैं। अगर जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ज्यादा बात कर रहा हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग का कोई व्यक्ति चाहे कि वो अपनी भाषा को बढ़ाने के लिए, लिपि के बढ़ाने के लिए, संस्कृति को बढ़ाने के लिए, संस्कार को बढ़ाने के लिए कोई स्कूल खोलना चाहता है तो भारत सरकार कहेगी भैया तुम अल्पसंख्यक हो, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है ना? अमन शर्मा एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो। ठीक है ना? अनुच्छेद 32 इसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, आत्मा। ठीक है ना? आत्मा कहा इसको। अनुच्छेद 31 संविधान से डिलीट है, ये संपत्ति का अधिकार था। ठीक है ना? संपत्ति का अधिकार, इसको संविधान से डिलीट कर दिया गया और इसकी जगह
फंडामेंटल राइट से संपत्ति के अधिकार को 300A में ले जाकर के लीगल राइट कर दिया गया। और ये है आपके हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32। अगला इंपॉर्टेंट 39A में दो चीजें हैं, समान कार्य समान वेतन भी है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है ना, कि अगर लड़का लड़की सेम पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं तो सेम उनको सैलरी मिलेगी, और गरीब हो या अमीर सभी को समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 44 पिछली बार भी पूछा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस बार भी पूछ सकता है, इस बार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछ सकता है। गोवा भारत का पहला राज्य जहां ये चल रहा है, अब इसको उत्तराखंड ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है, ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल और हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन संगठन, ये आते हैं आर्टिकल 48 में। और यही बता दूं, यहां पे एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 48A, इसमें वन मतलब फॉरेस्ट, वन्य जीव मतलब वाइल्ड लाइफ, वन एवं वन्य जीवों का सुरक्षा की बात की गई है, प्रोटेक्शन की बात की गई है, संवर्धन या उनके इंप्रूवमेंट की बात की गई है। याद रखना आर्टिकल 48 में कृषि और कृषि पालन संगठन, डेयरी उद्योग, ये सब। लेकिन आर्टिकल 48 में जंगल और जंगली जानवरों के प्रोटेक्शन और ये तो घरेलू हो गए ना, घरेलू जानवर हो गए ना, तो जंगल और जंगली जानवर 48A में, ऐसे याद रखो। जैसे इनको सुरक्षित किया गया है 48 में, अगर याद रखना चाहो तो 49 में जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, सरकारी स्कूल, सरकारी राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा और संवर्धन, न सिर्फ वन और वन्य जीवों का 48A में, आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, उनका प्रोटेक्शन, ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो एक लोग पूछ रहे हैं डीपीएसपी किस देश से लिया गया, आयरलैंड से। लेकिन नेहा अगर इतनी छोटी सी बात नहीं याद है तो तुम गलत दिशा में तैयारी कर रही हो, ठीक से पढ़ो। 57 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं एमटीएस का, एक दो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं। आर्टिकल 50, नेता लोग अपना अलग काम करें, जज लोग अपना अलग काम करें। मतलब जो भारत की कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, ये अपना काम अलग करें, नेता विधायक लोग, और जज लोग अपनी अलग व्यवस्था बनावे, न्यायपालिका। यही वजह है कि अभी 2 दिन पहले हमारे संविधान के आर्टिकल 50 में दिया है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव। 2 दिन पहले तुम लोग एक वीडियो बड़ा वायरल देखे होंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी के साथ मिलकर के गणेश जी की आरती उतार रहे थे। तो ये कहा गया कि डीवाई चंद्रचूड़ न्यायपालिका है और मोदी जी कार्यपालिका, दोनों अपने जगह के हेड हैं। जब हमारे संविधान में ये बात लिखा हुआ है तो दोनों एक साथ जाके क्यों आरती कर रहे हैं, सौहार्द क्यों बढ़ा रहे हैं? तो मोदी जी लोगों की तरफ से ये बयान आया कि ये डीपीएसपी में है, ये करना न करना सरकार की विवेक पर निर्भर करता है, इसके लिए आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं। और मैं एक आम मानव की तरह उनके घर पूजा में चला गया था, न कि मैं उनसे राजनीति बतियाने चला गया था। सबका अपना अपना ओपिनियन था, ठीक है ना, सबका अपना अपना ओपिनियन था। चलिए, तो ये अगला पॉइंट पाएंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आर्टिकल 51। जो नहीं हम लोग पान चाय की दुकान पे बोल देते हैं, ए पाकिस्तान को तो हम मार के भगा देंगे, पाकिस्तान को तो भारत वाले एक साथ चिल्ला देंगे तो बहरा हो जाएगा, ये जो हम लोग वो सब बतियाते हैं, ऐसा नहीं बात करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बल्कि बढ़ावा देना चाहिए। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य है, ये कई बार पूछता है किस समिति की अनुशंसा पे, सर सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष आयु के बच्चों का अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात है। आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना, आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति वाले कौन कौन से जरूरी हैं? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, तुम लोग को एक ऐसे लाइन याद करवा रहा हूं, शर्त लगाओ राष्ट्रपति शपथ लेंगे और अगर वो शपथ नहीं लेंगे तो उनके ऊपर महाभियोग लगा करके उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। मैंने क्या कहा? शर्त लगा लो,
राष्ट्रपति को शपथ लेना पड़ेगा, नहीं महाभियोग लग जाएगा। ये है आर्टिकल 59, ये है आर्टिकल 60 और ये है 61। शर्त शपथ महाभियोग, ये अक्सर एमटीएस ने पूछा इन 3 आर्टिकल्स में से, और राष्ट्रपति का चुनाव, इसलिए मैं इन 3 को आपको रटवा रहा हूं। राष्ट्रपति के अलावा भारत के उपराष्ट्रपति, हाँ आर्टिकल 63 में, ठीक है ना। महाभियोग मतलब होता है इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट इंग्लिश में इसको इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव, जैसे आपके 54 में राष्ट्रपति हैं, पिछली बार एमटीएस में उपराष्ट्रपति का चुनाव पूछा था। ये तुम लोग को रटा रहता है, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमादान। उसके अलावा आगे बढ़ो, 76 अटॉर्नी जनरल, जैसे भारत, तुम अगर किसी दिक्कत में आओ, तुम्हारा वकील तुम्हारा मुकदमा लड़ेगा। भारत सरकार के ऊपर अगर कोई मुकदमा करे तो भारत सरकार का मुकदमा कौन लड़ेगा? उसका पहला लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो पहली बार एमसी सीतलवाड़ थे, आर्टिकल 76। ये वाला तो तुम लोग ऐसे याद रखो, सरला, आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन कंपोजिशन, और ला से लोकसभा, लोकसभा का गठन। ये हो गया आपका का गठन, ये हो गया आपके किसमें 79, 80, 81। और जब आज मैं शाम को पढ़ाऊंगा तो 7 बजे एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे, तो सब लोग लाइव रहना, मैं ये सब प्रैक्टिस करवा दूंगा। कम से कम 40 तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, खाली आर्टिकल आर्टिकल के। एक बार यहां ध्यान से देखो, शाम को आके प्रैक्टिस करना, फिर खुद से एक बार पढ़ के जाना। कैसे 40-50 तो आर्टिकल में से क्वेश्चन पूछेगा और तुम नहीं कर पाओगे यार, ठीक है ना। कंफर्म कर लोगे, अपने ऊपर भरोसा रखना, ठीक है ना। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। अध्यक्ष अपना रिजाइन उपाध्यक्ष को देते, उपाध्यक्ष अपना रिजाइन अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष ही कोई बिल मनी बिल है कि नहीं ये डिसाइड करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही आर्टिकल 100 के अंतर्गत जब कास्टिंग वोट देता है, कास्टिंग वोट का हिंदी होता है निर्णायक मत। जैसे 100 सांसद बैठ गए, 50 लोग कह रहे हैं आलू 10 रुपया किलो, 50 लोग कह रहे हैं आलू 20 रुपया किलो, 50-50 वोट बराबर हो गया। अब ऐसे में कौन कै रुपया किलो आलू बिके, तो वो जो आखिरी वोट होगा वो देता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। वो जो बोल दे 10 रुपया चाहे 20 रुपया, वही माना जाएगा। फिर उसे कहते हैं कास्टिंग वोट, या फिर उसे कहते हैं निर्णायक मत। इंग्लिश में कहेंगे लल्ला कास्टिंग वोट, हिंदी में कहेंगे लोकसभा स्पीकर का निर्णायक मत, आर्टिकल 100 में, ठीक है ना, टाई के स्थिति में। अगला देखें, आर्टिकल 110 धन विधेयक है, आर्टिकल 112 वार्षिक। एक्चुअली हमारे संविधान में कोई बजट नाम का शब्द तो है नहीं, बजट की जगह जो शब्द है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट की जगह विवरण कर दो, विवरण, यहां की जगह स्टेटमेंट कर दो, ठीक है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विवरण, ठीक है। अगला पॉइंट, जब न लोकसभा की कार्रवाई चल रही हो न राज्यसभा की, लेकिन देश में कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए कि कोई नया कानून लाना या नियम लाना जरूरी हो जिसका संविधान में भी जिक्र न हो, ऐसे समय में जो राष्ट्रपति आदेश देते हैं उसे ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश कहते हैं। वो आर्टिकल 123 में है, ठीक है ना। और ठीक इसका उलट दोगे 213 तो राज्यपाल का है, 124 में सुप्रीम कोर्ट है, और 214 आर्टिकल में क्या है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। जैसे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसी तरह हर राज्य का एक अपना हाई कोर्ट हो, ऐसा उम्मीद किया गया है आर्टिकल 214 में, ऐसा उम्मीद किया गया है। अब जरा बात समझना, राज्यों के राज्यपाल 153 में। जैसे देश का वकील कौन होता है, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो पूरे भारत के लिए वकील है। हर राज्य का भी तो अपना एक वकील होगा, वो होता है आर्टिकल 165 में, उसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। जो देश वाला होता है उसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, आर्टिकल 76। और जो हर राज्य का अपना एक वकील होता है उसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, जो आर्टिकल 100। दो तरीके का फंड होता है भारत के पास, एक होता है कॉन्सुलेटेड फंड या समेकित निधि, एक होता है आपके इमरजेंसी
कॉन्सुलेटेड कॉन्टिजेंसी फंड या फिर आकस्मिक निधि। अच्छा सर, इन दोनों में आकस्मिक आकस्मिक निधि कॉन्टिजेंसी फंड, ये 267 आर्टिकल में आता है। कॉन्सुलेटेड फंड से ही सभी बड़े बड़े पद जैसे राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कैग, अटॉर्नी जनरल, इनका क्या दिया जाता है, वेतन वगैरह। सभी बड़े बड़े पदों का वेतन आर्टिकल 266 के अंतर्गत समेकित निधि से दिया जाता है। और आकस्मिक निधि, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं गए, भूकंप आ गया, मैं यहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं, कहीं आग लग गया, मैं यहाँ 3,000, ये पैसा कहां से आता है, ये आता है आकस्मिक निधि से, इमरजेंसी फंड से। इसीलिए इसको इंग्लिश में कॉन्टिजेंसी फंड भी कहते हैं, कॉन्टिजेंसी फंड, जो 267 आर्टिकल में आता है, 267 में आता है। तो दो तरीके के फंड भारत सरकार के पास हैं, एक बड़े बड़े अधिकारियों का सैलरी देने के लिए, और एक इमरजेंसी में भारत पे कोई आक्रमण कर दिया, एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है वो। तो यूं समझ लो, कॉन्टिजेंसी फंड मम्मी लोगों के पास होता है, नहीं कि पापा को कुछ पैसे का काम पड़ गया, अच्छा लो हम रखे हैं 500। कॉन्सुलेटेड फंड पापा लोग के पास होता है, पूरा खर्च उसी से किया जाएगा, और कॉन्टिजेंसी वाला फंड मम्मी के पास। तो पापा 266 आर्टिकल में है, मम्मी 267 आर्टिकल में है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। अगला पॉइंट ये है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन 280 में, आईएसपीसीएस यूपीएससी आर्टिकल 312 में, और चुनाव आयोग 324 में। पिछली बार एमटीएस में ही खूब पूछा था, अब चूंकि इस बार तो लोकसभा चुनाव ही हुआ है तो फिर पूछने की पूरी संभावना है, ठीक है ना, फिर पूछने की पूरी संभावना है। अगला पॉइंट, संसद या राष्ट्रपति देते हैं भैया, ये वाले तो तीनों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये भूल जाते हैं लोग, इनको अक्सर पढ़ के नहीं जाते हैं लोग, जरूर याद रखना। आर्टिकल 338, 338 ए और 338 बी याद रखना। इसमें एनसीबीसी है, इसमें एसटी के लिए, इसमें एससी, ये देखो ये एससी लोगों के लिए, ये एससी के एसटी के लिए, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये उनके लिए। 338 ऐसे ही लोग अक्सर मुंह से क्या निकलता है, एससी एसटी, फिर निकलता है ओबीसी, तो फिर आपके नहीं नहीं, जो तुम यूपीएससी की बात कर रहे हो ना कि सर 300, वो 312 से लेके शिवानी ओझा 315 तक है, सिर्फ 315 में वो नहीं है, ठीक है ना, 312 से लेकर के 315 तक शिवानी ओझा उसका जिक्र है, गलत मत करना, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे जाएंगे, भारत सरकार की जो ऑफिशियल भाषाएं हैं वो आर्टिकल 343 में है, ये तीनों इमरजेंसी। आज तक वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा एक बार भी नहीं लगाया गया है, ठीक है ना, एक बार भी इसमें वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। जब राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब हमारा देश किसी देश पे आक्रमण कर दे या कोई देश हमारे देश पे आक्रमण कर दे, तो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी की। राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है, जब राज्य के राज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बात का यूनियन टेरिटरी के रिपोर्ट भेज दें कि सर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं चल रही है, संवैधानिक व्यवस्था, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट से सहमत हो, तब वो जो शासन लगाता है वो राष्ट्रपति होता है। और वित्तीय आपातकाल, पैसे रुपए के प्रेशर में जब विदेशी मुद्रा कम हो जाए भारत में, विदेशी मुद्रा, तब जो लगता है ये आपके वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे आएंगे, संविधान। अच्छा, इसके बाद जो है बेसिकली 360 के बाद तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, हाँ आपको लगता है तो आप और याद कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से अब तक के इंपॉर्टेंट थे। संविधान संशोधन देखो, इसको भी एक बार देख लो, उसके बाद जाएंगे। हाँ बिल्कुल, 62, 71, 75 3 बार में लगा है युद्ध वाले केस में, ठीक है ना, सुरेश आ जाएगी। संविधान संशोधन में सबसे पहले तो पहला खूब पूछ देता है कि भाई हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल थे, तो 9वां शेड्यूल, 9th शेड्यूल कैसे जोड़ा गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है 7वें संविधान संशोधन से राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है आपके 21वां। हमारे ओरिजिनल संविधान में 14 भाषाओं का ही जिक्र था, तो 15वीं भाषा जब जुड़ी वो इंपॉर्टेंट हो गया,
जब 15वीं भाषा जुड़ी तो वो इंपॉर्टेंट, 15वीं भाषा जो थी वो जुड़ी थी 21वें संविधान संशोधन से, क्योंकि ओरिजिनल संविधान में 14 भाषाओं का ही जिक्र था, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो 31वां। एक्चुअली हमारे संविधान में, आपके संविधान में लोकसभा में 500 सीट का ही वर्णन था, लोकसभा में ओरिजिनल में, लेकिन फिर 7वां संविधान करके 500 से ये सीट बढ़ा के 525 किया गया, फिर 31वां संविधान संशोधन करके 525 से बढ़ा के 545 किया गया, फिर 1987 ईस्वी में आपके क्या हुआ कि गोवा और दमन दीव भारत के साथ जुड़ गए, गोवा और दमन दीव, तब जाकर के ये सीट हो गई 552, वर्तमान में मौजूद है 45। कुल मिलाजुला करके 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन से लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी, ठीक है ना। इस हर चीज का मैं प्रैक्टिस आज शाम 7 बजे आपको करवाऊंगा, अभी खाली ध्यान से सुनो, शाम को 7 बजे प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो 35 और 36। देखो 35 से बस ये याद रखना कि सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा मिला था, पूर्ण राज्य नहीं। कहा गया कि सिक्किम जो है वो हमारा को स्टेट होगा, लेकिन पूर्ण राज्य नहीं। लेकिन जैसे ही अगले ही वर्ष 36वां संशोधन करके सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया। पिछली बार के एमटीएस के पेपर में ये था, और तुम लोग देख लेना, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं 30 सितंबर को पेपर होने देना, नहीं जाएगा इससे बाहर से पेपर। मैं एमटीएस को अच्छे से जानता हूं, ठीक है ना। हाँ 543 इसलिए है कि 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ना, आनंद रवि जी। 42वां इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये तीनों शब्द याद रखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है ना। सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी इसके द्वारा जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ये मतलब इससे वो वाला कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था, वो ज्यादा पूछता है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट है 52वां, छोटे से याद रखना, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दल बदल रोकने के लिए। लोग जीतते हैं भाजपा से चले गए कांग्रेस में, जीते कांग्रेस से चले आए भाजपा में, तो ये जो लोग नेता लोग दल बदल करते हैं उसको रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है ना। 52वां संविधान संशोधन हुआ, ये बात याद रखना। कोई भी चीज जब पढ़ाई के फॉर्म में याद रखोगे ना तो भूल जाओगे, जब उसको नॉर्मल बात में, जैसे कि अब तुमसे कोई कहे कि यार दल बदल का संविधान 52 बार पार्टी बदल रहे हैं, 56 बार, तो 52वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। अगला पॉइंट पे आएंगे 61वां संविधान। एक्चुअली पहले लोग 21 वर्ष के होते थे तो वोट देते थे, अब 18 वर्ष में वोट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 61वां संविधान संशोधन। फिर 69वां, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके लिए 73 पंचायती राज है, इसमें कुछ नहीं बताने लायक है, सबको रटा रहता है कि पंचायती राज 73 में है और नगर निगम 74 में है। गांवों के लिए पंचायती राज और शहरों के लिए नगर निगम। ये पीडीएफ आपको दूंगा, इसको पढ़ लीजिएगा, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ये सबको रटा रहता है ऑलमोस्ट। 86वां संविधान संशोधन, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है 6 वर्ष और 14 वर्ष के लिए, ठीक है ना। जीएस रमन राम कह रहे हैं कि सर प्लीज टेल मी इन इंग्लिश, नीचे लिखा है लल्ला। मैं अगर इंग्लिश में बोलने लगूंगा तो कुछ कहेंगे हिंदी में बोल दो, हिंदी में बोलूंगा तो कुछ, लेकिन हिंदी समझने वाले ज्यादा है इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए मैं हर चीज का इंग्लिश नीचे लिखा हूं, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट है 92वां, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। फिर देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है 100वां, 100 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, बांग्लादेश और भारत के बीच में भूमि का समझौता कि इतना तुम्हारा रहेगा, इतना हमारा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अगले बात पे आओ, ठीक है ना, अगले बात पे आते हैं। 86वां हो चुका है, अब देखो 92वां भी हो चुका है, तो आगे क्यों नहीं जा रहे हो भाई, ये तो हो चुका है, 100वां हो चुका है, ठीक है। 101वां, ये सीधा याद रखो जीएसटी से रिलेटेड है, 101, 101 से लेके 106 तक डायरेक्ट याद होना चाहिए। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी है। 102वां संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ
नेशनल बैकवर्ड क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 103वें में सर और इजी है कि जो ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट जनरल के लोग बनाते हैं वो 103वां संविधान संशोधन है। आप लोग में से बहुत सारे लोग फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाते होंगे, वो 103वें संविधान संशोधन के 10% इनको भी आरक्षण रहेगा ईडब्ल्यूएस वर्ग को। 104वां में लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षण में 10 साल की वृद्धि और नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व नहीं, 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, वो खत्म हो गया इसी के दौरान, ठीक है ना, इसी के द्वारा ये खत्म हुआ। मैं तुमको लिख सकता हूं आज की क्लास से, मेरी क्लास तो तुम्हारे पास 3 महीने तक रिकॉर्ड रहेगी ना, मैं आज की 1 घंटे की क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहेगा। आज की 1 घंटे की क्लास से, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा भारी पड़ रहा हो लेकिन रहेगा। सर ये पिछड़े वर्ग के पहचान के लिए 105वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना, और हाल फिलहाल में एक हुआ 106वां, जिसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए सभी सीटों में 1/3 आरक्षित करता है। लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वर्णन लोकसभा में इसमें मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बताऊं कि मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट थियरी भी लगा दी, जैसे अब आर्टिकल 79 मैंने समझा दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यार एक बार और बता दो। सेम लोकसभा, लोकसभा की इंपॉर्टेंट लाइनों को भी मैंने लगा दिया कि यार इसको एक बार देख लेना। लोकसभा की इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां पे लगा दिया है कि लोकसभा का स्थगन लोकसभा अध्यक्ष, चूंकि लोकसभा ये सब मैं पढ़ा दिया हूं इसलिए मैं अभी आर्टिकल ही इनका पूछता है, फिर भी मेरा मन नहीं माना, यही ना अभी पढ़ाया हूं, तो मैं फिर भी लाइनों में भी इसको लिख दिया कि नहीं यार ये कर दो। अब एक बात जरा रुकना, जो मैं नहीं पढ़ाया हूं उस पे मुझे ज्यादा बोलना है। लोकसभा का मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया था, राज्यसभा का भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आर्टिकल है वो मैंने बता दिया। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर मन हो तो इसको एक बार देख लेना, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन मेरा जो फर्स्ट, हाँ कैग बताने को तो मैंने कैग भी बताया कि सर आर्टिकल 148 में कैग आता है, पहली बात यही पूछेगा। वर्तमान में हमारे कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। पहले कौन हुआ करते थे? तो नरहरि राव हुआ करते थे, ठीक है ना, पहले नरहरि राव हुआ करते थे। अगली बात पे आएंगे, ठीक है ना, अगले बात पे आएंगे। आर्टिकल 148 के अंदर अब यही बातें, महाधिवक्ता राज्य सरकार का होता है, 165 के अंतर्गत आता है राज्यों का, क्योंकि अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो केंद्र सरकार का होता है। तो यहाँ पे अच्छा ये पूछता है कि कैग अपना रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। सिर्फ वही की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। कैग अपना रिपोर्ट राज्यों के संदर्भ में किसको देता है? तो राज्य के राज्यपाल को देता है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कि अगर भारत सरकार की रिपोर्ट होगी तो कैग राष्ट्रपति को देगा, और अगर राज्य सरकार की रिपोर्ट होगी तो राज्यपाल को देगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपके यहाँ पे, भारत का महान न्यायवादी, सर इससे एक इंपॉर्टेंट ये है कि आर्टिकल 76 में आता है, पहले एमसी सीतलवाड़ थे। भारत के महान न्यायवादी, राष्ट्रपति जब तक चाहे अपने पद पर बना रह सकता है, और याद रखना ये लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बट कैन नॉट वोट, बट वोट नहीं दे सकता है, ठीक है ना, बट वोट ये नहीं दे सकता है। अच्छा जैसे युवराज सिंह कह रहे हैं कि सर ये सब एक जगह मिल जाएगा, हाँ ये पीडीएफ ही तुम्हारे लिए है, ये पूरी चीज मैं एक ही जगह तुम्हें दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, अभी भारत के वर्तमान न्यायवादी आर वेंकट रमन है, ठीक है ना, एमसी सीतलवाड़ पहले अटॉर्नी जनरल थे। महाधिवक्ता, राज्यों के वकील को अटॉर्नी जनरल कहते हैं, आर्टिकल 165 में इसका जिक्र है, ठीक है ना। महाधिवक्ता किसी भी राज्य सरकार का पहला वकील होता है। ये सारी बातें मैंने बताई हैं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इसको कि भैया अगर मान लो मेरी कोई बात तुमको भूल भी गई तो पीडीएफ में वो मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आर्टिकल बताया हूं, लेकिन फिर भी मैंने कि भाग 5 में आता है, 124 से 147 तक आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो ये फिर भी मैंने इन लोगों के बारे में लिख दिया कि यार क्या पता यार पढ़ते समय तुम्हें लगे ये भी सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख अनुच्छेद, देखो एक जगह कर दिया, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 143, 124 और 127। अच्छा आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय बोला जाता है कि उसके जितने निर्णय होंगे सारे क्या रखे जाएंगे? सुरक्षित।
आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुकदमे पे दिए गए निर्णय को दोबारा सुन सकता है, ये आर्टिकल पुनर्विलोकन कर सकता है, ये आर्टिकल 137 में है। ठीक है ना। एक दो लोग कह रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट उस पे स्कीम पे योजनाओं पे क्लास ले लीजिए। मैं लूंगा यार, मैं लूंगा इंपॉर्टेंट योजनाओं पे क्लास। अभी आज पॉलिटी तो पढ़ो, ये क्लास 6 दिन तक चलेगी ना। योजनाओं पे, मैं ऑस्कर पे, नोबेल पे मैं लूंगा, तुम टेंशन मत लो। जनगणना, लोक नृत्य, मेला, महोत्सव मैं दोहरवाऊंगा इसी क्लास में। हो सकता है कल मैं आपको जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं, फिर वो तीसरी क्लास हो जाएगी जियोग्राफी इकोनॉमिक्स की। उसके बाद में मेला, नृत्य, महोत्सव, जनगणना, योजना यही तो पढ़ाऊंगा। स्पोर्ट्स तो घबरा, और इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा। लेकिन मेरी 1 घंटे की ये जो पीडीएफ रहेगी ना, प्लीज उसको पढ़ के जाना, प्लीज उसको पढ़ के जाना। पंचायती राज, रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया था और इसे भारत में, बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का भारत में जनक कहा जाता है। अगला, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में इसे पहली बार लगाया गया था। पंचायती राज प्रणाली 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है, संशोधित हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को संशोधन के बाद लगी थी। यही वजह है कि 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट, महिलाओं के लिए आर्टिकल 243 डी में आरक्षण का जिक्र है पंचायती राज में। लेकिन अगर महिलाओं के लिए नगर निगम में जिक्र किया जाए तो 243 में नगर निगम में महिलाओं के लिए आरक्षण का जिक्र है। ठीक है ना, नगर निगम के लिए जिक्र है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। ये मैं छोटी छोटी बातें रिवाइज करवा रहा हूं। अगले पॉइंट पे आएंगे ये सारी चीजें। ठीक है ना। मैं एक चीज दिखाता हूं, रुको। ये देखो, पंचायती राज की हर समिति यहां पे मैंने ला दिया है। ऊपर ये 4 लोग हिंदी में, नीचे 4 लोग इंग्लिश में। ठीक है ना, बिल्कुल। और अभी कल जियोग्राफी इकोनॉमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाने के बाद अब यहां पे प्रैक्टिस जो है मैं इसका, ठीक है ना। एक लोग काजल वैद्य कह रही है सर इतने आर्टिकल एमटीएस के लिए काफी हैं। डंके के चोट पे कह रहा हूं काफी हैं। आज की जो मेरी 45-50 मिनट की क्लास है, मैं कहो तो कहीं नाम लिख के साइन कर दूं, ASHU कर दूं कि आएगा आज के क्लास से। खाली तुम दोहरा के तो जाना, आएगा। एक कोई चैलेंज लगा ले मुझसे कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा भगवान। 99% आज वाले सेशन से 2 से 3 प्रश्न तुम्हारे पेपर में रहेंगे। और इसका मैं प्रैक्टिस भी करवाने की बात कर रहा हूं। आज शाम को 7 से 8 बजे तुम लोग इसका प्रैक्टिस करोगे। कहां पे करोगे? एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। और इससे ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है ना। तो सब लोग एक बार 7-7-7 लिखो कि सबको क्लियर हो गया कि हाँ सर प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप थ्योरी, क्योंकि वहां पे तो सारे लड़के रहते हैं ना यार। उनको मैं, आपने इस बैच के लिए 100 या 50 रुपए खर्च किए, 100, 90, 110 रुपए, तो भाई उस पैसे की वैल्यू भी, ऐसा नहीं है कि मैं उनको भी यही पढ़ा दूं। मैं इसीलिए प्रैक्टिस वहां करवा दूंगा, लेकिन थियरी यहीं पे करवा दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट यहीं पे दे दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट यहीं पे दे दे रहा हूं। सब लोग रहना वहां पे। ठीक है ना। तो आज की क्लास इतने ही पे रोक दे रहे हैं। किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हो, आपके कमेंट ओपन है। ठीक है ना, आपके कमेंट ओपन है। प्रैक्टिस में करवाऊंगा शाम 7 से 8। ठीक है ना। इस क्लास की पीडीएफ देखो तुम्हारे सामने जा रहा हूं करने। ये फाइल पे गया, ये मैं सेव पे गया, यहां पे मैं आ गया डाउनलोड पे। ये पॉलिटी पेड है, ये देखो यहां पे गया, पीडीएफ पे गया, ये मैंने कर लिया सेव। अब इसकी पीडीएफ बन रही है। पीडीएफ, इसकी पीडीएफ ये थोड़ी देर में हो जाएगा। इसकी पीडीएफ बन गई, सब सामने कर दूंगा मैं। पीडीएफ बनने के बाद मुझे इस क्लास की आईडी डालनी पड़ती है, जो मैं जब ये इंड करूंगा तो इसकी आईडी आ जाएगी। ये हटेगा, ये पीडीएफ अपने आप बन जाएगा। फिर जब आईडी बन जाएगी, क्लास खत्म करते ही मैं तुरंत, बन गई इसकी पीडीएफ, ये बन गया। एक्सपोर्ट अ पीडीएफ, एडिट अ पीडीएफ, क्रिएट अ पीडीएफ, कंबाइन फाइल्स। अब देखो पीडीएफ बन गई ना। अब याद आ जाओ, भैंस आ गई, पीडीएफ बन गई तो पीडीएफ बनाने की भैंस बन गई। खैर, ये है अड्डा का ऐप। मैं यहां पे जाकर के यहां पे अपनी आईडी डालूंगा जो इस क्लास की है, सबमिट कर दूंगा, पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। ठीक है ना, पीडीएफ मिल जाएगी।
तो आज के लिए इतने ही पे रोकते, क्योंकि इसमें एक आईडी देखनी पड़ती है, वो आईडी जब मैं क्लास खत्म करूंगा तभी मैं यहाँ डाल पाऊंगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं जैसे ही डालूंगा आ जाएगा, मैं पीडीएफ बना चुका हूं, आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, कल जियोग्राफी इकोनॉमिक्स का रहेगा, उसके बाद योजना, मेला, नृत्य, महोत्सव, जनगणना, ये 4-5 चीजें पढ़ाऊंगा। और मैं लिख के कहता हूं, योजना, मेला, खेल, नृत्य, महोत्सव, जनगणना, ये 6 टॉपिक हैं, एक दिन 3, एक दिन 3, विथ प्रैक्टिस पढ़ाऊंगा। लिख के कह रहा हूं, पेपर में आएगा, वादक, वाद्य यंत्र, मेला, महोत्सव सब एक दिन, और एक दिन जनगणना, योजना और आपके खेल। सही है ना। ऐसा तो कोई मतलब यार 6 दिन में मैं जो बेस्ट कर सकता हूं वो इस बैच में मैं करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर आपसे कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अब जब क्लास खत्म करूंगा तुरंत पीडीएफ अपलोड करूंगा, इसलिए क्लास को एंड कर रहा हूं। हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाइट के क्वेश्चन डाल देंगे यार, यूट्यूब पे रहना सब लोग, ठीक है ना। इसको खत्म करके तुरंत पीडीएफ।